नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बजने वाले हैं और खबर दमदार का वक्त। उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरें इस बुलेटिन में आपके सामने होंगी और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, यूपी बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है। कार्य समिति के 28 सदस्य स्थायी होंगे, इनका ऐलान कर दिया गया है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। विशेष सदस्य के तौर पर इनका नाम शामिल है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम के नाम भी विशेष आमंत्रित सदस्यों में हैं। समिति में 323 सदस्य हैं, जिनमें से 94 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। समिति की बैठक 15 मार्च को प्रस्तावित है। पिछले 6 महीने से समिति के गठन का इंतजार हो रहा था और अब आज समिति का ऐलान हो गया। तमाम 323 सदस्यों की सूची भी जारी हो गई है। पहली मीटिंग 15 तारीख को होगी। 15 मार्च को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले बीजेपी ने अपनी कार्य समिति की घोषणा कर दी है। 323 सदस्यों के नामों की घोषणा की है। साथ ही साथ उसमें 28 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी शामिल हैं और 94 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। 323 सदस्यों में 6 संगठन हैं जो बीजेपी के, उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे अधिक ब्रज क्षेत्र के सदस्य हैं। ब्रज क्षेत्र के 64 सदस्य हैं, पश्चिम क्षेत्र के 58 सदस्य हैं, काशी क्षेत्र के 57 सदस्य हैं, गोरखपुर क्षेत्र के 53 सदस्य हैं, अवध क्षेत्र के 46 सदस्य हैं और कानपुर क्षेत्र के 45 सदस्य हैं। तो इस तरह से 323 सदस्यों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें सभी 6 संगठन के जो क्षेत्र हैं उससे सदस्य लिए गए हैं। कैमरामैन रवि के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। और इसी बीच योगी सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। योगी सरकार ने गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक उत्तर प्रदेश में 7,01,594 मकानों का निर्माण कराया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले में आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश को सबसे 20,28,000 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन वहां की सरकार ने महज 3.5 लाख की आवास तैयार की अब तक, जबकि उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत आगे है। अनामिका इस वक्त हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, तमाम केंद्रीय योजनाओं को इंप्लीमेंट कराने में उत्तर प्रदेश बढ़ चढ़कर आगे दिख रहा है और अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के ही नाम। देखिए मोनिका, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बाद की दूसरी ऐसी योजना है जिसमें यूपी ने बाजी मारी है। हालांकि जनसंख्या के लिहाज से अलग अलग राज्यों को टारगेट दिया गया था ताकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने राज्यों में ज्यादा से ज्यादा आवास बना करके गरीबों को आश्रय दें। हालांकि इस मामले में यूपी ने बाजी मार ली है। जो यूपी को टारगेट दिया गया था, यूपी ने उसको अचीव करते हुए उससे कहीं ज्यादा आवास बनाए हैं। अब तक अगर बात की जाए तो अर्बन क्षेत्र में 17,72,564 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया था और इसके लिए बाकायदे 80,000 करोड़ के आसपास बजट का प्रावधान भी था। लेकिन अब तक अगर बात की जाए तो 7 लाख के आसपास मकानों का निर्माण यूपी में हो चुका है, जो कि आंध्र प्रदेश से भी कहीं ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता रहा है कि बहुत अलग अलग राज्यों में आंध्र प्रदेश कुछ मामलों में यूपी को टक्कर देता रहता था इससे पहले, लेकिन इस बार यूपी ने बहुत सारे मामलों में आंध्र प्रदेश को टक्कर दी है। न सिर्फ टक्कर दी है बल्कि बाजी मारी है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना भी एक बड़ी योजना है जिसके तहत यूपी ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। बिल्कुल अनामिका, और ये गर्व की बात है प्रदेश सरकार के लिए भी और प्रदेश वासियों के लिए, तमाम सिस्टम के लिए भी, कि इस योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर बरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी के चित्रकूट में ली गई सेल्फी पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जी दूसरों के काम पर सेल्फी ले रहे हैं, तो एक बार फिर अखिलेश यादव ने वही तंज कसा कि काम कोई और कर रहा है, नाम सीएम योगी आदित्यनाथ अपना ले रहे हैं, अपनी सरकार का ले रहे हैं और अब सेल्फी पर लगातार गहमा गहमी देखने को मिल रही है। और अब आपको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का वो बयान भी सुनवाते हैं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने क्या कहा, अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किस तरह से किया, वो भी सुनिए। मुख्यमंत्री जी दूसरे के कामों पर अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं, इससे खराब बात क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना काम पूरा नहीं किया, अपना काम का नहीं दिखा पा रहे हैं, तो दूसरों के काम के साथ अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। एक कदम आगे जा रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, एमओयू का एमओयू और दूसरे के काम पर सेल्फी। अखिलेश यादव जी झूठे दावों
और अधूरे कामों के आधार पर 2017 और 2019 में जनता ने आपकी पोल खोल दी है, फिर भी आप अभी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लहचूरा बांध 1910 में बना, उस पर पुनः काम 1978 में शुरू हुआ, जिसे आप अपना बता रहे हैं। झूठ की राजनीति बंद कर दीजिए, ट्विटर से बाहर आइए, नहीं तो 2022 में 17 से ज्यादा बुरा हाल समाजवादी पार्टी का होने वाला है। तो चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे वक्त में काम बोलता था, नारा भी उन्होंने दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार कह रही है कि उस वक्त काम कुछ हुआ नहीं, सिर्फ नारे थे, काम अब हो रहा है। और उत्तराखंड के मसले पर वहां पर सीएम बदलने को लेकर अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह शुभ संकेत है कि पड़ोसी प्रदेश में बदलाव हुआ है और अब आप लोग सोचो अगला नंबर किसका है। ये शुभ संकेत आ रहा है कि पड़ोसी प्रदेश में, ये शुभ संकेत हैं कि पड़ोसी प्रदेश में बदलाव हुआ है मुख्यमंत्री जी का। अब आप सोचो अगला नंबर किसका होगा। इधर महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पीपीगंज में भरोहिया शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान शिव का जलाभिषेक कर सीएम ने जनता के हित की कामना की। सीएम योगी ने पूजा अर्चना करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इधर यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोर से प्रचार में जुट गई है। बीजेपी की कोशिश है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इन पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करें और इसी के लिए पार्टी ने अब जिला और मंडल स्तर के बाद ग्राम स्तर पर भी संपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। यूपी में पंचायत चुनाव के जरिए बीजेपी ने 2022 की जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव के लिए जिला और मंडल स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता गांव में जाएंगे, जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इन कार्यक्रमों में योगी सरकार के मंत्री से लेकर विधायक और सांसद ग्राम चौपाल लगाएंगे। दरअसल बीजेपी की रणनीति पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी धमक दिखाने की है, ताकि लोगों को आगे के लिए संदेश दिया जा सके। उत्तर प्रदेश में 3051 जिला पंचायत वार्ड हैं। 11 मार्च से ग्राम सभा स्तर पर ग्राम चौपाल की बीजेपी ने शुरुआत की, जो 18 मार्च तक चलेगी। प्रदेश में कुल 58,194 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी जगहों पर चौपाल लगाकर कार्यकर्ता बीजेपी के विकास कार्यों को गिनाने का काम करेंगे। तो पंचायत चुनाव को लेकर एक तरफ प्रशासन ने अपनी तैयारी कर रखी है, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन इसी बीच अलग अलग जिलों में खून खराबी की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर अलीगढ़ की है। यहाँ पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष पर पंचायत चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाया। बीएसपी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ हुई है। कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हंगामा किया। नाराज कार्यकर्ताओं के जिलाध्यक्ष कार्यालय में तोड़फोड़ की ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं बीएसपी के जिलाध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 7 नामजद समेत 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर की ये तस्वीर है। यहाँ पर जिला पंचायत के संभावित प्रत्याशी रितेश मौर्य की हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक बार फिर दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में छापेमारी की। यूपी एसटीएफ ने पीएफआई के दफ्तर पर दूसरी बार छानबीन के लिए छापा मारा। दरअसल हाथरस केस को लेकर हिंसा की साजिश भड़काने के मामले में पीएफआई से जुड़े कई लोगों की भूमिकाओं का खुलासा हुआ था। शाहीन बाग सीए प्रोटेस्ट के दौरान सुर्खियों में रहे थे ये लोग, और अब देखिए इस छापेमारी को। यूपी एसटीएफ की टीम ने एक बार फिर दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में छापेमारी की है। यूपी एसटीएफ ने शाहीन बाग में स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस पर छापा मारा है। दरअसल हाथरस कांड को लेकर हिंसा भड़काने की साजिश के मामले में पीएफआई के सदस्यों की भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद से ही यूपी एसटीएफ लगातार इस संगठन पर शिकंजा कस रही है। इससे पहले भी कुछ ही दिन पहले इसी दफ्तर में यूपी एसटीएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। आज नोएडा यूनिट की टीम शाहीन बाग में पीएफआई के ऑफिस की छानबीन कर रही है। दरअसल इससे पहले यूपी एसटीएफ ने हाथरस में जातीय दंगा भड़काने की साजिश के आरोपी रऊफ शरीफ को केरल से गिरफ्तार किया था। उसे हाल में ही इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे केरल से यूपी शिफ्ट किया गया था। रऊफ पीएफआई की छात्र विंग का पदाधिकारी है और इस पर हाथरस में जातीय दंगा भड़काने के लिए अपने साथियों को फंडिंग करने का आरोप है। दरअसल हाथरस कांड में हिंसा की साजिश रचने के आरोपों में एसटीएफ ने मथुरा से सिद्दीक कप्पन
अतीकुर रहमान, आलम और मसूद को भी गिरफ्तार किया था। पीएफआई की भूमिका सिर्फ हाथरस दंगों में ही नहीं, बल्कि नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा भड़काने में भी उजागर हुई थी, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश एसटीएफ लगातार इस संगठन पर शिकंजा कस रही है। टीम न्यूज़ 18। और आज की एक और बड़ी खबर है बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़ी हुई कि उनकी जेल को बदला जा रहा है। प्रशासनिक कारणों से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल बदलने का आदेश दिया गया है। धनंजय सिंह को प्रयागराज की नैनी से फतेहगढ़ जेल शिफ्ट किया जाएगा और इसके लिए धनंजय सिंह को पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच ले जाया जाएगा। धनंजय सिंह पर कुछ दिन पहले लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के मामले में उन पर आरोप है, मुख्य साजिशकर्ता का आरोप है। उन्होंने खुद सरेंडर किया था। इधर 105 दिन से धरने पर बैठे किसानों से पूर्व आईएएस अधिकारी ने आंदोलन खत्म करने की अपील की है। यूपी के पूर्व नौकरशाहों ने किसानों को कृषि सुधार कानूनों के फायदे गिनाए और साथ ही किसानों से अपील की कि वो तत्काल ये आंदोलन खत्म कर दें। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसका विस्तार गांव और खलिहानों तक किया जा रहा है। महापंचायतों के जरिए किसानों को कृषि कानूनों के बारे में समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूर्व आईएएस अधिकारी ने किसान आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। प्रदेश के पूर्व नौकरशाहों ने किसानों को कृषि सुधार कानूनों के फायदे गिनाए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 100 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इस बीच अब उत्तर प्रदेश के पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अतुल गुप्ता, रिटायर्ड आईएएस सुदेश ओझा, पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह समेत तमाम आईएएस अधिकारियों ने पत्र लिखकर किसानों से ये अपील की है कि वो कृषि कानूनों में जो प्रावधान किए गए हैं उनके फायदे के लिए है, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर जो तमाम नए प्रावधान है इससे किसानों को ही फायदा होगा। हालांकि किसानों को जो तेवर देखने को मिल रहा, लगता नहीं कि इस अपील का भी उन पर कोई असर होने वाला है। इधर लखनऊ से खबर, जहां पर विभूतिखंड थाना क्षेत्र में पेट्रोल डलवा रहे सिपाही और पेट्रोल पंप कर्मचारी के बीच भिड़ंत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि खुले पैसों को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और उसके बाद देखते ही देखते दोनों आपस में भिड़ गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। उधर संभल की रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने सीएम योगी से मदद मांगी है। महिला ने ट्वीट करते हुए संभल पुलिस को टैग किया और सीएम से मदद की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि बेटी होने की वजह से ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला ने ससुराल वालों पर 2 बार गर्भपात करवाने का भी आरोप लगाया है। महिला ने ट्वीट पर आत्महत्या की चेतावनी दी है, धमकी दी है। आपको बता दें, ट्वीट के बाद संभल पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूरा मामला संभल के चंदौसी कोतवाली का है। इधर पूरे देश में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन चल रहा है और इसी कड़ी में यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज वैक्सीन लगवाई। पहली डोज उन्होंने ली। कैबिनेट मंत्री अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे नोएडा के जिला हॉस्पिटल और यहीं पर उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद कैबिनेट मंत्री और उनकी पत्नी ने विक्ट्री साइन दिखाया और सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। और बड़ी खबर अब गौतम बुद्ध नगर से, जहां पर सुंदर भाटी गैंग के सदस्य निजामुद्दीन की संपत्ति कुर्क की गई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस कमिश्नर की टीम ने 52 लाख की संपत्ति को सील कर दिया। पुलिस ने धारा 14(1) के तहत गैंगस्टर पर यह कार्रवाई की है। आरोपी निजामुद्दीन उर्फ निजाम स्क्रैप का ठेकेदार है। पुलिस ने आरोपी के गोदाम को सील किया, जिसकी कीमत 52 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 क्षेत्र के हल्द्वानी में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। कुल क्षेत्रफल 472 वर्ग गज अर्थात 394.64 वर्ग मीटर स्थित ग्राम हल्द्वानी थाना इकोटेक 3 को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(a) के तहत कुर्क किया जाता है। संभल से खबर, जहां पर महाशिवरात्रि के दिन सादात बाड़ी शिव मंदिर में आग लग गई। बताया ये जा रहा है कि पूजन के दौरान आग लगी है। हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छी बात यही है, फिलहाल दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की है जब आग धधक रही थी। तो बहुत ही भयानक तस्वीर, जो देखा दंग रह गया, डर गए, सहम गए। आसपास के लोग भी, पूरे इलाके को खाली करा लिया गया।
प्रशासन ने इलाके को खाली कराया, फिर जाकर इस आग पर काबू पाया गया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, फतेहगढ़ जेल पहुंच गए हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह। प्रयागराज की नैनी जेल से उन्हें शिफ्ट किया गया है। यहां पर सुरक्षा कारणों की वजह से नैनी जेल से शिफ्ट करने का फैसला लिया गया प्रशासन की ओर से, और फिर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फतेहगढ़ जेल पहुंचे हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह। पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या मामले में साजिश रचने का आरोप है धनंजय सिंह पर। इन्होंने खुद ही सरेंडर किया था और अब फतेहगढ़ जेल में धनंजय सिंह को रखा गया है। प्रयागराज की नैनी जेल से फतेहगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हत्या के मामले में साजिश करता है, ये आरोप है इन पर, और अब फतेहगढ़ जेल पहुंच गए हैं धनंजय सिंह। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें नैनी जेल से शिफ्ट किया गया यहां पर। सुरक्षा कारणों की वजह से ही नैनी जेल से शिफ्ट करना पड़ा है फतेहगढ़ जेल। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के मामले में आरोपी हैं